The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन को, जो कंटिन्यू लिंक करके पढ़ाते हैं हम लोग, और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेली न्यूज़ कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका करंट के साथ साथ जीएस भी जो है तैयार होता जाता है इस करंट अफेयर के ज़रिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होता है आपके करंट अफेयर का। यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा और साथ के साथ जीएस का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। तो आज क्या है आपके करंट अफेयर में, G20, G7, G8 और यूरोपियन यूनियन, इन सबको देखेंगे। स्टैम्प एक्ट आया था 2023 में, पुराने वाले स्टैम्प एक्ट 1899 को जो है रिप्लेस किया जा रहा था, इसके लिए पब्लिक ओपिनियन लिया गया है। ये सारी चीज़ें देखेंगे किसमें, हम स्टैम्प एक्ट में। इसके बाद पुनगेनूर काऊ, ये एक आंध्र प्रदेश की एक प्रजाति है गाय के, इसको हम देखेंगे। और मिलिट्री स्ट्रेंथ का रिपोर्ट आया है, जो देखेंगे कि कौन सा कंट्री जो है नंबर 1 पे है मिलिट्री स्ट्रेंथ में, और क्या रैंकिंग है अन्य देशों की, उसको जानेंगे। इसके बाद IMD फिर से न्यूज़ में है। रोजाना की तरह मेंस का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, जिसको आपको आंसर राइटिंग करना होता है, जिसके लिए आपको, और कल क्या पढ़ा था हमने, एसर रिपोर्ट पढ़ा था जो एजुकेशन से रिलेटेड थी। ग्रीन बॉन्ड के बारे में कल जाना था हमने, और ग्रीन बॉन्ड न्यूज़ में था, ठीक है। जापानीज येन डेनोमिनेशन का ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया था REC के थ्रू, जो कि इम्पोर्टेंट PSU है एक महाराष्ट्र बेस्ड। इस सबको जाना था कल हमने। कल का वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट थे, इनको हमने GS लिंक करके आपको बताया था। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन अपना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है। द G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट, G20 से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और आपको बताना है कि G20 से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन में से कौन सही है और कौन नहीं है। विकल्प दिया गया है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। एक बात आप ध्यान रखिए कि G20 जो है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे G20 हो, G7 हो, G8 हो, ब्रिक्स हो, ये सारे जो हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब पूरे साल जो है न्यूज़ में बने रहते हैं किसी ना किसी तरह से। कभी इनका ईयरली जो है प्रोग्राम चलता है, कभी ये जो है किसी और तरह से न्यूज़ में आते रहते हैं। तो इनके बारे में आपको जानना अनिवार्य है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करंट अफेयर के सेशन में या इकोनॉमिक्स के सेशन में ज़रूर देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड हर एक जानकारी आपको यहाँ पे आज मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक तगड़ा सा स्टैटिक पार्ट हो जाएगा, और जिससे बाहर लगभग कुछ भी नहीं आएगा। चलिए तो बताइए कि जो G20 से रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट है कि अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP जो है, ये G20 अकेले जो है 85% GDP कंटेन करता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि ग्लोबल ट्रेड का 50% अपने पास रखता है ये, और अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का इनके पास ही इस ग्रुप में सम्मिलित है। G20 के विषय में ये सारी बातें कही गई हैं, आपको बताना। ये PYQ भी है, याद रखिएगा कहाँ का PYQ है, ये BPSC 69 का ये PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन का स्टेटस कैसा है और कहाँ से आपको लाके दिया जा रहा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, हर साल बनेगा, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन होता है जितने भी, चाहे G20 हो, G7, G8। तो अब आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका पहला वाला स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है कि 85% ग्लोबल GDP का है, क्योंकि इसमें G20 में 19 नेशन है और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 19 नेशन में US, UK और उसके बाद चाइना, इंडिया, सब रशिया वगैरह सब इसी में सम्मिलित है, तो इसकी GDP तो ऑब्वियस सी बात है कि 85% बन ही जाएगी। उसके बाद 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है ग्लोबल ट्रेड में, और इसीलिए ये स्टेटमेंट दूसरा वाला गलत हो गया है। और तीसरा है अबाउट द थर्ड ऑफ द वर्ल्ड, 1/2 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये भी बात सही है, क्योंकि अगर 2/3 बताया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया, इस तरह से भी आप जज कर सकते हैं इस चीज़ को, इंडिया और चाइना दोनों इस ग्रुप में हैं। और तीसरी बात, इंडोनेशिया भी इसी ग्रुप में है, और आपके USA भी इसी ग्रुप में है। तो
ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन भी जो है, इस पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट बना हुआ है वो भी सही होगा। अब आते हैं इसके आंसर को, देखते हैं क्या है और क्या इससे निकल के आता है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या है। करेक्ट आंसर वैसे 1 और 3 ही है, ठीक है, 1 और 3। अब इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट सिनेरियो है उसको समझ लीजिए कि इट रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। G20 जो है अकेले जो है कितना परसेंट, 85% जो है ग्लोबल जीडीपी का पार्ट इसी की कंट्रीज है। क्यों है? क्योंकि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज और हाई पर कैपिटा इनकम कंट्रीज इसके पार्ट हैं। और कौन कौन पार्ट हैं आपको आगे एक स्लाइड में बताया जाएगा कि किस तरह से ये सारी कंट्री जो है आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। इसमें कोई, ये पहले भी बता चुके हैं आपको कि इसको कैसे याद करना है। इसमें जो है G7 में आपको मेन मुख्य कुछ 7 देश हैं, उसके बाद एक इसमें ऐड कर दीजिएगा रशिया, तो आपको मिल जाएगा G8, और इसके बाद 11 नेशन और एक यूरोपियन यूनियन। 11 नेशन को याद करने के लिए SSS भी है। ये सारी चीज़ें आपको हम पहले बता दिया है, पिछले वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और 75 वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड हो चुका है अभी तक, और इसी के लिए एक मैसेज भी आया था, तो इसीलिए ध्यान है कि हमने 18 जनवरी को 75 वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं करंट अफेयर के, और कुछ वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट है वही सब यहाँ पे है जी। वीडियो देखिए, एक 75 अपलोड हो गए हैं हमारे 18 जनवरी में, और ये काम हम लोगों ने शुरू किया था कब से, नवंबर 23 नवंबर से शुरुआत किया था हम लोगों ने। और अब हम जो है लगातार वीडियो डाल रहे हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके जीएस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक कॉन्ग्रेचुलेशन है, किसकी तरफ से है पता नहीं, लेकिन हमारे काम को किसी ने अच्छा कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने लगातार इस पे कांग्रेचुलेशन लगातार इस पे हमने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे टीम मेंबर शाकिब फराज उर्फ धाकड़ सर के नाम से जाने जाते हैं, 2 शब्द इनके भी सुनिए। खैर, मैंने ये नहीं रखता है कि आप टॉप कर गए, या मैंने ये नहीं रखता है कि आपने जीवन में क्या पाया। मैंने ये रखता है कि आपने शुरुआत कहाँ की थी और आप अभी हैं कहाँ। तो ये 75 सिर्फ नंबर नहीं है, आई थिंक कि हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया, बल्कि कंसिस्टेंसी है कि हमने लगातार इन सब चीज़ों पे मेहनत किया और कंटेंट के साथ जमे रहे हैं विदाउट एनी सोर्स। ऐसे सिचुएशन में जहाँ यूट्यूब एक बड़ा मार्केट हो और बड़े बड़ी कंपनीज आपको दिख रही हो, और उसमें एक छोटे से शहर से, जबकि हमारा जो गया है वो ज्ञान की धरती है, कोई छोटा शहर नहीं है, बल्कि देश में किसका अपना एक मार्क है। खैर, बात इस पे करना है कि कम रिसोर्सेज में भी इतना अच्छा कंटेंट दे देना अजहर सर की तरफ से बहुत बहुत इस टीम को मजबूत बनाने में जो इनका किरदार था वो कहीं ज़्यादा बेहतर था और उम्दा किरदार था, और शायद ऐसा किरदार कहीं और से नहीं मिलता। ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ अजहर सर में ही था, और उन्होंने ये साबित कर दिया। और ये छोटा सा बस एक सेलिब्रेशन या छोटा सा बस ये नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये आपको सहारा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ से भी आप हो, कम रिसोर्सेज हो, एक नॉर्मल से कैमरे से क्यों ना वीडियो बना रहे हैं, आपके पास वैसा माइक की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी आप शुरुआत कीजिए, आने वाली चुनौतियों को चुनौती दीजिए और आगे बढ़िए। यही सब प्रेरणा मिलता है इन सब चीज़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही इम्पोर्टेंट है, वही सब यहाँ पे है इस चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। याद रखिए कि इसमें जो 85% आपका ग्लोबल ट्रेड है, यहाँ से 27% जो है इसमें हिस्सेदारी यूएसए की है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज आपसे बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से निकाला जा सकता है। देखिए, यूएसए की तरफ से आपको 27% कंट्री है, और ब्रिक्स की जो नेशन है 5, आपको पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इसके बाद इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स नेशन अकेले इसमें कितना परसेंट जो है जीडीपी का हिस्सा बनाता है। ब्रिक्स इसमें जो है 30% जो है आपको ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा बनाता है। और इसके बाद यूरोपियन यूनियन एंड अदर कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, ये आपस में मिलकर 10.7% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा बनाते हैं। और ये सब मिलकर टोटल ग्लोबल जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा, 85%। ये टर्म है, इसको आप याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे देखिए, इसके बाद
G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट अबाउट 2/3 आबादी। ये जो पॉपुलेशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट था आपका तीसरा वाला, वो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि 66% जो है आबादी पॉपुलेशन आपके G20 के नेशन से आती है। इसमें सबसे बड़ा रोल है आपके चाइना और इंडिया का, ठीक है। दोनों की पॉपुलेशन याद रखिएगा 17.7% एंड 17.18%। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक जो है अप्रैल में इंडिया जो है पहले नंबर पे आ गया है आबादी में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। UNFPA की यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार जो कि अप्रैल 2023 में आया था, इंडिया जो है पहले नंबर पर आ चुका है। और UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है 142.86 करोड़, जबकि चाइना जो है 142.57 करोड़ की आबादी वाला देश बन गया है। इसलिए जो है इंडिया जो है पहले नंबर पर है और चाइना जो है आपका दूसरे नंबर पे जा चुका है। और यहाँ पे चाइना एंड इंडिया की पॉपुलेशन का आपको बताया गया है कि कितना कंट्रीब्यूशन है किसमें, G20 में, ये बताया गया। और रिस्पेक्टिवली इंडोनेशिया और ब्राज़ील की पॉपुलेशन 10% और वर्ल्ड पॉपुलेशन टुगेदर। और दूसरा वाला सीन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 75% जो है G20 नेशन से आता है ग्लोबल ट्रेड, जबकि ग्लोबल GDP की बात करेंगे तो 85%। यहाँ पे आपको पूरी तरह से बताया हुआ है कि कहाँ जो है आपके G20 में कितने नेशन हैं और G8 में कितने, G7 में कितने। G7 की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका G7 की कंट्री हो गई है। और G20 और इसी में एक रशिया आप ऐड कीजिएगा तो G8 आपको मिलेगा। ये रहा रशिया। और इसके बाद इसमें आपको 11 नेशन ऐड करने पर और एक यूरोपियन यूनियन ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, G20 मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक कोड बना हुआ है, स्पेशल कोड आपको पूरा ये G7, G8, G20 के लिए वो प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। USA, चाइना एंड इंडिया टुगेदर अकाउंट 40% ट्रेड देते हैं आपको, याद रखिएगा। G20 के अगर 3 नेशन की सिर्फ बात किया जाए, USA, चाइना और इंडिया, इन दोनों का ग्लोबल ट्रेड कितना होता है, 40%। ये भी स्टेटमेंट वाइज यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में, इसीलिए आपको ये याद रखना, ये सारी बातें याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। तो G20 से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन थे आपके बन गए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने नेशन है, 27। ये ध्यान में रखिएगा आप। यूरोपियन यूनियन यहाँ जो आपको दिया हुआ है एक, ये इसमें टोटल 27 नेशन है, ये ध्यान में रखिएगा आप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्टैम्प एक्ट इम्पोज लेवीज इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प ऑन विच लीगल एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। कौन से लीगल एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स पर इंडियन स्टैम्प एक्ट लगता है, स्टैम्प ड्यूटी जिसको बोलते हैं आप, या स्टैम्प एक्ट किस पे लगता है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी में लगता है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन ये है, ये न्यूज़ में क्यों आया है, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, इसलिए क्योंकि नए स्टैम्प बिल आने की संभावना है जो कि 2023 में ही आया है और जिस पे पब्लिक का एड्रेस पूछा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, इसीलिए ये आपको न्यूज़ में आया है। तो प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, पावर ऑफ अटर्नी, पेपर्स, ETC या ऑल द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल द एबव। इन सभी पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और स्टैम्प ड्यूटी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना ज़रूरी है। द इंडियन स्टैम्प एक्ट इम्पोज लेवीज इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प ऑन लीगल एग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स दैट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहाँ कहाँ, इंक्लूड प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, पावर ऑफ अटर्नी पेपर्स, इन सब चीज़ों पे जो है लगता है आपका स्टैम्प ड्यूटी। और ये आपकी अलग अलग रेट होता है, इनका रेट डिफ़र करेगा, ये बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट टाइप पे ये रेट वैरी करता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये न्यूज़ में किस लिए आया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनवाइटेड पब्लिक कमेंट्स, पब्लिक से कमेंट्स मांगा जा रहा है किस पे, ऑन द ड्राफ्ट इंडियन स्टैम्प बिल 2023। ये याद रखिए कि ये बिल कब आया है, ड्राफ्ट इंडियन स्टैम्प बिल। डायरेक्ट बिल से क्वेश्चन भी होता है कि ये बिल कब आया था, तो ये 2023 में आया है। और ये रिप्लेस किसको करेगा, 1899 स्टैम्प एक्ट को, ठीक है। और एक बात यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया,
PSME की स्टैम्प ड्यूटी जो है कलेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, तो याद रखिएगा कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है, जबकि इसको इम्पोज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है एक मुद्दे वाली बात है, आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा गया है आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में कि कलेक्ट कौन करता है स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो कलेक्शन की बात होगी तो स्टेट गवर्नमेंट, और इम्पोज करने की बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके न्यूज़ में। नेक्स्ट आपका विच नेशन लीड्स द मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग आई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये जो है रैंकिंग विश्व की मिलिट्री आर्मी को जो है कौन रैंकिंग करती है, रैंक देती है आपको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। आगे देखेंगे। अभी आपको ये बताना है कि कौन सी मिलिट्री किस नेशन की जो है टॉप लेवल की है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, रशिया, चाइना, इंडिया, यूएस, ठीक है। तो इंडिया को जानिएगा, इंडिया के की मिलिट्री रैंकिंग 4th है और ये लगातार 2 साल से 4th पोजीशन बनाए हुए हैं, ठीक है। जब एक्टिव आर्मी की बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग ग्लोबली कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा आप। पहले नंबर पे यूएस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे रशिया है, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया। दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है और चौथे पर इंडिया है। तो आइए अब देखते हैं मिलिट्री इंडेक्स को। देखिए यूएस लीड द मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग फॉलोड बाय रशिया एंड फिर चाइना एंड सेकंड थर्ड स्पॉट इंडिया प्लेस 4th फॉर द सेकंड स्ट्रेट ईयर। दूसरी बार जो है इंडिया लगातार 4थे नंबर पे रहा है, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग 9th है। और इसके अलावा इस रैंकिंग में कौन कौन है, और इटली राउंडेड आउट द टॉप 10 एट 10th। अदर कंट्रीज कौन कौन है इसमें, 10 इंक्लूडेड साउथ कोरिया, यूके एंड जापान, ठीक है। ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, यहाँ पर रैंकिंग आपको दी गई है। द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज स्ट्रेंथ ये है, और इसमें याद रखिएगा काउंट इधर से होता है, जो भी 0.00 है रैंकिंग यहाँ से शुरू होती है। इसका मतलब है 0.000 का कि परफेक्ट मोस्ट पावरफुल, ठीक है। रैंकिंग इधर से शुरू होती है, तो यहीं पे जो है आपकी यूएस की रैंकिंग क्या है, 0.045, ठीक है। तो ये साइन हो गया पावरफुल और परफेक्ट आर्मी का। इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा 0.098 है, जबकि ये रैंकिंग थोड़ा वीक हमको लग रही है। इंडिया की बेस्ट रैंकिंग आपको यहाँ दिखेगी। इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए 0.1023। यहाँ क्या है रैंकिंग 0.98 दे रहा है, लेकिन ये वाली रैंकिंग ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये रिसेंट यही है रैंकिंग 0.0। ये नोट इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पोजीशन तो सबको पता होता है, लेकिन जब एग्जामिनर आगे बढ़ता है एक स्टेप तो आपसे ये पूछ देता है ये डेटा, ठीक है। तो आपको कहीं पे चूक नहीं करना है और इंडिया से रिलेटेड सारी जानकारी आपको पता रखनी है, मालूम होनी चाहिए, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा बने रहें। अब हम क्या देख रहे थे, द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जज ईच कंट्री ऑन फैक्टर लाइक मिलिट्री रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ज्योग्राफी, मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी लेवल पर देखा जाता है। आपको ये आप ध्यान रखिएगा कि पैरामीटर क्या होता है। आपको मिलिट्री रिसोर्सेज से लेके इंडस्ट्री, ज्योग्राफी, मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी, ये पैरामीटर है किसी भी आर्मी को ये रैंक करने का, ठीक है। इसके साथ ही आप इंडिया का मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भी जान लीजिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये रैंकिंग किसके थ्रू दी जाती है, ये याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। इंडिया स्कोर, जो इंडिया का जो स्कोर रहा है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये रैंकिंग पूरा किसके द्वारा दिया गया, ये चीज़ें लिख कर आपसे पूछी जा सकती है कि इंडिया का स्कोर क्या रहा है। पोजीशन भी पूछा जा सकता है, तो पोजीशन भी याद रखिएगा। और बेस्ट रैंकिंग और परफेक्ट रैंकिंग के लिए स्कोर क्या होना चाहिए, 0.000। ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सारी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बात करें इंडिया की, तो एक्टिव पर्सनल कितने हैं, 1.4 मिलियन। यही जो है इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट बना देते हैं मिलिट्री फोर्स ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली मिलिट्री फोर्स में आप सेकंड नंबर पर आ जाते हैं एक्टिव पर्सनल में, ठीक है। जबकि डिफेंस बजट की बात किया जाए तो इंडिया का बजट जो है यूएस और चाइना से लैग करता है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन
अभी जो है इंडिया का डिफेंस बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि 70% जो है आर्म्स हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, और इसमें अभी काम तेज़ी से चल रहा है कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हॉल, DRDO और BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनी, ये जो है ख़ुद के यहाँ डोमेस्टिक एक्सेलरेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। किसके लिए? डिफेंस के फील्ड में, ठीक है। तो अब जो है ये इंपोर्ट आपको लगातार घटता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी हम रशिया, इजराइल और US से, जर्मनी से, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं डिफेंस आइटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानकारी यहाँ से इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फीड पुंगनूर काउस फ्रॉम विच स्टेट? पुंगनूर काउ को अभी हाल फिलहाल में फीड किया है किन्होंने? नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर अब हम लोगों के। और कहाँ की है ये नस्लें जो है पुंगनूर काउस, ये कौन से स्टेट की नस्ल है ये बताना है कि ये कहाँ की है। इसे फीड किया है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्हें ये होती कहाँ की हैं, कौन से स्टेट में ये पाई जाती हैं, ये बताना है आपको। फीड इन्होंने किया था नई दिल्ली में अपने आवास पर। आपको क्वेश्चन में ये है कि ये बिलोंग्स किस स्टेट से करती हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्यूट सी गाय है, और ये जो है करेक्ट आंसर इसका आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान में रखिएगा आप। आंध्र प्रदेश ये न्यूज़ में है और फीड किया है इसको नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके बारे में, ये ध्यान रखिएगा आप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फीड पुंगनूर काउस फ्रॉम आंध्र प्रदेश एट हिज दिल्ली रेसिडेंस ऑन द पोंगल मकर संक्रांति फेस्टिवल। दीज इंडिजीनियस कैटल हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अभी इनके कंजर्वेशन की भी बात चल रही है, ठीक है, इनको कंजर्व भी किया जा रहा है। ऑरिजिन एंड फ्यूचर जान लीजिए इनका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यूट सी गाय है, आप देखिए यहाँ पे फीड कर रहे हैं इसको, और ये तो एकदम भोली भाली सी क्यूट सी गाय, और यहाँ भी आपको देखिए क्यूट सी लग ही रही है। द पुंगनूर काउ इज अ ड्राफ्ट ब्रीड नेटिव टू पार्ट्स ऑफ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन आजकल बन रहा है। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया था किसमें, आपके BPSC में, ठीक है। तो ये यहाँ से ये आपको लिंक हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, तो वो आपके क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल सकता है। रायलसीमा रीजन भी याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकता है। शॉर्टेस्ट हम्पेड कैटल है, स्मॉल साइज़ में मिलती है, हाउस होल्ड में रखना, इसको घर में रखना काफ़ी आसान है इनके साइज़ के वजह से, ठीक है। कैन बी ग्रे, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, ठीक है। इनकी हाइट जो है आपको 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ हो सकता है, और इनका सिंग जो है क्रिसेंट की तरह, क्रिसेंट के शेप में होता है, इस तरह से, ठीक है। ये आप नोट रखिएगा, इससे स्टेटमेंट से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुंगनूर काउ किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो आपके आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विस NFCS, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस। किसके थ्रू लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के थ्रू, ठीक है। इसको 1875 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये ध्यान में रखिएगा आप। हमने आज वादा किया है कि हम साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसका जो है आपका हेडक्वार्टर है, और 1875 में ये जो है बना था। कौन? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। किसके अंदर काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है आपके? MOSE, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। ये किरण रिजिजू इसके मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम तक, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर काम करती है। और दूसरी बी ऑप्शन में आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर है IMD, ठीक है। इंडिया
के इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ये लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो क्लाइमेट चेंज पर काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लिमिटिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज एंड रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में जो लगातार परिवर्तन आपको दिख रहा है और अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जो है लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसको रोकने का काम किसका है, यूएनसीसी इस पे जो है पूरी तरह से मॉनिटरिंग करती है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये 1992 से एक्टिव हुई है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय अभी जो है फिलहाल बॉन जर्मनी में है। जब ये बना था तो इसका मुख्यालय सेक्रेटरीट कहाँ था, जेनेवा में। 1996 में ये शिफ्ट हो गया कहाँ आपको, जर्मनी, ठीक है। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, एज ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज एंड रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज। जो भी चेंज दिख रहा है आपको क्लाइमेट में, उसको उसके रोकथाम पर उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है, इस पे काम करती है यूएनएफसीसी, ठीक है। अब आ जाइए आईएमडी ने जो लॉन्च किया है आपका इम्पॉर्टेंट इसके एनएफसीएस, ये क्या है, ये है जो आपका नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विस ऑन 150वें एनिवर्सरी पे, ठीक है, किसके, आपके आईएमडी के। देखिए ये 15 जनवरी 1875 में बना था और न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको बनाया किस लिए गया है, अभी ये लॉन्च किस लिए किया गया है एनएफसी के लिए, तो ये है उसकी वजह। द फ्रेमवर्क एम्स टू स्ट्रेंथ द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ साइंस बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन, ठीक है। साइंस बेस्ड जो भी क्लाइमेट को मॉनिटर किया जाएगा पूरा का पूरा साइंस बेस्ड होगा, पहले भी ऐसा ही होता था। अब इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है, किसके थ्रू, एनएफसीएस के थ्रू, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको कौन कौन से सेक्टर को प्रिडिक्ट किया जाएगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, ठीक है, जीएफसीएस, ठीक है। अब जीएफसीएस के बारे में आप बताइएगा डिटेल में थोड़ा हमें, और आईएमडी के बारे में और अधिक जानना है तो ये आप पैराग्राफ अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये 1875 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके जो मिनिस्टर कौन है अभी, किरण रिजिजू हैं, यूनियन मिनिस्टर, ये याद रखिएगा। और इसके फंक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। टू टेक मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड टू प्रोवाइड करंट एंड फोरकास्ट मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देने का काम इन्हीं का है, ठीक है। और एग्रीकल्चर से, वाटर रिसोर्सेज से, सबसे जो मैनेजमेंट का काम, इंडस्ट्रीज़ का काम, सब ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो भी रोल है इनका सब यहाँ पे मेंशन हुआ है। इससे आप अच्छे से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब ये आ गया आपका कि हमने पूछा था आपसे जीएफएससी क्या है, ये आप इस पे विस्तार से चर्चा कीजिएगा। इसका आंसर कल हम देंगे आपको, व्हाट इज़ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, ठीक है। ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है, क्लाइमेट सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, क्लाइमेट जो लगातार आपके ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, आपके जो भी क्लाइमेट के एडवर्स इफेक्ट दिख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह से, ठीक है, इकोनॉमी को ग्रोथ करने में क्या क्या क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क में बताना है, चेक करना है क्या इम्प्रूवमेंट है, आगे की राह क्या है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। पढ़ते रहिए तब तक के लिए और सेशन को देखते रहिए कंटिन्यू। आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए सेशन में बहुत कुछ है। कल फिर मिलेंगे।